हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे हैं और आप सभी लोगों के घर परिवार वाले सब अच्छे हैं। एक बार सभी लोग आ जाइए। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। फ्राइडे को लास्ट में मिले थे और फिर सैटरडे को कोई क्लास नहीं हुई थी। संडे को आपकी बोर्ड्स की क्लास आई थी। सबने क्लास देखी बोर्ड्स वाली? कैसी लगी क्लास तुम लोगों को? कोई भी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो मेरे को बता दिया करो, ठीक है? क्योंकि अगले संडे को मैं फिर उसको इम्प्रूव करूँगा। हालांकि जो अगले संडे को पॉलिनोमियल्स की क्लास आएगी ना, उसमें मैंने और काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। मतलब बोर्ड्स के एकदम बेसिक से शुरू किया है। पॉलिनोमियल का लेक्चर 2.5 घंटे का होगा, ठीक है? कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। लिखो, एक एक करके बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। चलो 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सब तो मेरी ही फैमिली हो, सब बढ़िया हो। किसी भी प्रकार की किसी को शिकायत मुझसे तो बता सकते हो। हाँ, हालांकि 1-2 दिनों से व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे मैं किसी भी बच्चे का जवाब नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा बिजी था, ठीक है? तो अभी आप ही लोग के लिए काम कर रहा हूँ और बिजी शेड्यूल को काफ़ी है मेरा। और अब ऐप भी आपके लिए बना रहा हूँ ताकि वहाँ पर मैं आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करा सकूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा काम चल रहा है बैकएंड में और जल्दी ही वो आपके सामने आएगा, ठीक है? तो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाता हूँ तो फिर ऐप के बारे में बताता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे आ गए हैं। आज मैथ्स की क्लास नहीं हुई क्योंकि आज मैं सिटी गया था, बनारस गया था और वहाँ पे सौरभ सर के पास गया था। काफ़ी चीज़ें हम लोग बातचीत की हैं कि क्या करना है बच्चों के लिए और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है जो उनको दिया जा सकता है। तो ऐप के बारे में बात किया, ऐप बन गया है और ऐप में सेक्शन क्रिएट हो चुका है NTSC का। अब उसको मुझे सजाना है, उसका काम मुझे करना है। अब ये क्लास वगैरह रिकॉर्ड कर लूँगा तो फिर उसके लिए और मेहनत करूँगा, ठीक है? तो वही है अपना एक ही मंत्र कि हार्डवर्क करो, मेहनत करो, हर चीज़ अचीव करोगे, ठीक है? जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप खुद के लिए करो, ठीक? चलो, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है NTSC के आरंभ बैच में। मेरा नाम है किशन जायसवाल और मैं पर डे आपको शाम 7:30 बजे क्या पढ़ाता हूँ? रीजनिंग, जो कि मैट पूछा जाता है आपके NTSC में। 100 मार्क्स का पूछा जाता है और 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रख रहे हैं क्योंकि मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से हमें मैक्सिमम स्कोर अचीव करना है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डे 30 को स्टार्ट होगा। आज हमारा 30वां दिन है, मतलब 30वां लेक्चर है। हालांकि दिन की बात करें तो लगभग हम लोग 45 से भी ज़्यादा दिन, 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हुई थी। हाँ, तो बड़ा ही प्यारा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा? सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होते हैं, अभी बताऊंगा, ठीक है? तो सीटिंग अरेंजमेंट का डे 1 होगा आज, पहला दिन। और डेली लाइव आपकी चलती है कितने बजे? 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास। बाकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नए बच्चों को दे दूं। अगर कोई भी नया बच्चा यहाँ है तो बिल्कुल उसको घबराना नहीं है, वो बिल्कुल लेट नहीं है, अभी से भी चीज़ों को स्टार्ट करेगा। 15-20 दिन लगेगा, आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा। बैकलॉग वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना यार, रैंकर्स NTSC टेलीग्राम पर सर्च करना, क्योंकि PDF और अगर कुछ मुझे देखो आज इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बच्चों 4 बजे क्लास नहीं चलेगी। जो टेलीग्राम वाले बच्चे हैं उनको सबको पता होगा कि 4 बजे भैया की क्लास आज नहीं चलेगी, तो वो बिल्कुल एकदम खुश होंगे। कि खुश क्यों होंगे यार, वो थोड़ा सा वो होंगे कि भैया आज क्लास नहीं लोगे, बट कोई बात नहीं, आप ही लोग के लिए काम कर रहा हूँ इसलिए नहीं लिया। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, जब क्लास ना लेता हूँ तो उसमें रिवीजन वगैरह किया करिए, प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन किया करिए। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। रैंकर्स NTSC सर्च करिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? एक सेकेंड, ओके, इसको और तो जितने भी बच्चे अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए कॉल कर लो। और एक डाउट का ग्रुप है, रैंकर्स डाउट, ठीक है? रैंकर्स डाउट ग्रुप, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप डाउट वगैरह शेयर कर सकते हो। और कुछ बच्चों ने मिलकर एक और चीज़ बनाई है, अगर आपकी इच्छा होगी तो उसको भी कर लेना। ये मैंने नहीं बनाया है, ये बच्चों ने बनाया है। रैंकर्स का क्विज बनाया है। यहाँ पे भी क्या करते हैं, साइंस, सोशल स्टडीज, मैथ वगैरह के क्विज भेजते रहते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अगर टाइम है आपके पास, प्रैक्टिस करना है आपको, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वो प्रणव वगैरह बनाए हैं, हृदयान सैनी वगैरह, तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे काम को मैं हमेशा प्रमोट करूंगा। अगर आप कोई बेकार काम करेंगे तो मैं प्रमोट नहीं करूंगा। आप अच्छा काम करिए जिससे आपका फ़ायदा हो, अपने दोस्तों का फ़ायदा हो, तो वो कर सकते हैं आप। 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी, 4 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चलती है, डेली चलती है। 6:30 बजे साइंस की चलती है, कुणाल सर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। आप लोग प्लीज़ साइंस को एकदम हल्के में मत लो। साइंस और सोशल स्टडीज मैं लगातार जोर दे रहा हूँ दोनों सब्जेक्ट पर, प्लीज़ इसके लिए मेहनत करो, ठीक है? और 7:30 बजे रीजनिंग वो मैं प्रॉपर करवा रहा हूँ,
वो आपको मैं करवाता रहूँगा जैसे करवाना है। डेली लाइव चलती है शाम 7:30 बजे, 4 बजे और 6:30 बजे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलती हैं। सैटरडे संडे में आप रिवीजन और अपने बैकलॉग कवर कर सकते हो, इसलिए 2 दिन हम लोग छोड़ रहे हैं ताकि आप अपने बैकलॉग और रिवीजन कर लिया करो। सैटरडे संडे को आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे जो चीज़ें पढ़ी हैं उसका रिवीजन करो और अगर कोई बैकलॉग रह गया है तो उसको कवर करो, ठीक है। और संडे को आपकी ये बोर्ड्स वाली भी क्लास आती है, उसको भी कवर कर सकते हो, ठीक। कोई भी क्लास आपकी छूटती है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आराम से सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं, एकदम सीरियल वाइज पढ़ी हुई हैं, वहाँ से मिल जाएंगी। और NTSC के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जाकर NTSC की डिटेल एक प्लेलिस्ट होगी NTSC इन्फॉर्मेशन की, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो साइंस की प्लेलिस्ट होगी, मैथ्स की होगी और रीजनिंग की होगी। इस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज डिटेल में 6 मिनट में दिया, थोड़ा लंबा किया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैरी ऑन करो क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रहे थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है। तो अपना ये नया चैप्टर क्या है भैया, अपना ये नया चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, पहले चैप्टर को समझ लेते हैं, ये क्या है चैप्टर, क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग 6 से 7 मार्क्स इसमें हर साल पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से, जो मेन क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, अगर उससे अरेंजमेंट अच्छा से कर लेते तो आपके 6 मार्क्स बिल्कुल गलत नहीं होंगे। लेकिन इसकी एक कमी और है, कमी यह है कि अगर आपसे वो क्वेश्चन ही गलत बन गया तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आप पूरा 6 का 6 गलत कर देंगे। तो यही सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ मतलब मिस्टेक होती है इस चैप्टर में। तो बट डोंट वरी, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको कई टाइप से आ सकते हैं, जैसे कभी कभी आपको स्क्वायर में बैठने वाला आ जाए, मतलब चेयर ऐसे लगी रहे, चेयर यहाँ लगी रहे, चेयर यहाँ लगी रहे, चेयर यहाँ लगी रहे, या फिर कभी कभी सर्कुलर आ जाता है, ठीक, चेयर यहाँ लगी रहे, इसके बगल में लगी रहे, इसके बगल में लगी रहे, इसके बगल में, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से। या फिर ट्रायंगुलर भी आ सकता है, या फिर आपका रेक्टेंगुलर भी आ सकता है, यहाँ एक रहे, यहाँ एक रहे, यहाँ बहुत सारे लोग रहें, ठीक है। आप देखियो ना, ऑफिशियल मीटिंग वगैरह चलती है तो चेयर पे सब लोग आपस में बैठते हैं, तो उसी की अरेंजमेंट करने का हमें क्वेश्चन दिया जाता है। या फिर आपको क्या किया जाता है, पैरेलल लाइन में लोग बैठे रहते हैं, मतलब कुछ लोग यहाँ 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 खड़े होते हैं, कुछ लोग यहाँ 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 पैरेलली सामने सामने होते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, एक ही लाइन में आपको बता दिया जाता है, कुछ लोग यहाँ 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 खड़े होते हैं। तो इतने टाइप के या इससे ज़्यादा टाइप के भी सवाल आपके सिटिंग अरेंजमेंट पर बनते हैं। इन सब सारे सवालों को सीखेंगे, बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी, चिंता मुझे करनी है, बच्चों का कोई भी टॉपिक छूटे ना, ठीक। चलिए, तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करने क्वेश्चन, हालांकि इसको क्वेश्चन से सीखना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है। कुछ वर्ड्स आपके सामने मैं लिखा हूँ, इसको आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और समझिएगा। सम कंफ्यूजिंग लाइन, पहली लाइन लिखी हुई है A इज सेकेंड लेफ्ट टू द B, इसका मतलब क्या हुआ। इस तरह की चीज़ें आपको क्वेश्चंस में दिखती हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने कुछ लाइन्स उठा के आपको चीज़ें समझाने के लिए बस रख दी हैं। A इज सेकेंड लेफ्ट टू द B, पहले सबसे पहले आपको लेफ्ट और राइट का मतलब बता दूं। अगर जैसे कोई बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक, ये सपोज मैं खड़ा हूँ, ये मेरा पैर है और ये मेरा हाथ है, तो अगर मैं इस तरफ का खड़ा हूँ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो आपका हाथ ये लेफ्ट होगा। लेकिन अगर मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ इस समय, तो ये पीछे मेरा बाल होगा, ठीक है। मैं आपके सामने जैसे बैठा हूँ, ये पीछे मेरा बाल होगा, ये हाथ मेरा इधर आगे होगा, ये आगे होगा। मैं इस तरफ अगर आगे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट कौन सा साइड होगा, कहोगे भैया ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। हमेशा क्वेश्चन बनाते समय आपको दिमाग में यही चीज़ चलनी चाहिए कि ये वाली साइड लेफ्ट होती है, ये वाली साइड राइट होती है। आप अपने हाथों को देख सकते हैं, जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो आप दाएं हाथ से लिख रहे हैं तो राइट साइड वाला हैंड राइट साइड की तरफ आपका राइट होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट होगा। बायां और दायां, किसी भी बच्चे को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज होगे बेटा तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने में कंफ्यूज हो जाओगे, और छोटी सी कंफ्यूजन आपके 6-7 नंबर बिगाड़ सकती है, और 6-7 नंबर आपका पूरा रैंक बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो A इज सेकेंड लेफ्ट टू द B,
सेकंड लेफ्ट का मतलब होता है दूसरा लेफ्ट, पहला लेफ्ट। सपोज ये बी यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, अब बात ए की हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में? बी के। बी कहीं पर भी खड़ा है तो ए उसके सेकंड लेफ्ट पे है, पहले लेफ्ट पे कोई और बंदा होगा, ठीक, और सेकंड लेफ्ट ये कहलाएगा, दिस इज सेकंड लेफ्ट, और ये बंदा होगा ए। क्या ये चीज़ सभी बच्चों को समझ में आई? उम्मीद करता हूँ पहली लाइन समझ में आई होगी। बेसिक में मैं टाइम लेता हूँ, बट डोंट वरी, एडवांस प्रॉब्लम भी कराता हूँ और उसे भी प्यार से सिखाता हूँ। अगर बेसिक में समय लेता हूँ तो लिया करो मेरे साथ, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लाइन पढ़ते हैं। एज 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 सेकंड लेफ्ट इज बी। तुरंत पूरी बात पलट गई यहाँ पर। एज सेकंड लेफ्ट, ए के सेकंड लेफ्ट पर अब बी है। अब बात बी की हो रही है ए के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे ए खड़ा है तो एज, जैसे मैं कहता हूँ आई एम राम्स सन, राम्स सन, आई एम राम्स सन, मैं राम का बेटा हूं, मैं राम का बेटा हूं। एज सेकंड लेफ्ट इज बी, ए के सेकंड लेफ्ट पर बी है, मतलब पहले लेफ्ट पे कोई और बंदा खड़ा होगा, बी कहां पे खड़ा होगा? सेकंड लेफ्ट पे। क्या ये चीज क्लियर हुई सभी बच्चों को? बात क्या हो रही है? दोनों बातें अलग थी, दोनों बातें आपको समझनी है। देखो कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होता है, अभी मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कंफ्यूजन कैसे होता है। चलिए यहाँ तक आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद आती है कुछ और चीज़ें, इसको ध्यान से समझिएगा और कुछ चीज़ें याद करा दूंगा, इसका यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा आ जाए हु, हुम या हुज, ठीक है, इसका मतलब होता है जो, जिसका, जिसके, ठीक है। अब ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हैं, हालांकि पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। अब हु, हुज, हुम कहाँ आता है ये मैटर करता है। हु कहाँ पे आ रहा है? हु आ रहा है जस्ट बी के बाद, ठीक। अगर बी के जस्ट बाद आ रहा है तो बात बी की हो रही है, ठीक, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, जो है ए क्या है? बी के सेकेंड लेफ्ट पे है। सबसे पहले आप इतनी चीज बना दीजिए, बी बनाएंगे कहीं पर, ए कहाँ पर है? इसके सेकंड लेफ्ट पर, मतलब ए यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। इतनी तो चीजें क्लियर है जो हमने पहले पढ़ी। ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। अब हु इज में कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है कि भैया ए की बात हो रही है या भैया बी की बात हो रही है। तो बात बेसिकली यहाँ पर बी की हो रही है। तो अगर बी के जस्ट बगल में लिखा हुआ है तो बी की बात हो रही है। तो अगर बी की बात हो रही है तो बी क्या है? बी हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। अब बी जो है वो सेकंड लेफ्ट ऑफ सी के है। सी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? बी। तो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा। अब जानते हो इस तरह की चीजें अरेंज करवा के आपसे क्या पूछी जाती हैं? वो आपसे पूछी जाती हैं हु इज द राइट मोस्ट कॉर्नर पे कौन है, हु इज द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल बन पाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको जो भी सवाल दिया रहेगा उससे आपको अरेंजमेंट तैयार करना है। यही मैं आपको सिखा रहा हूं और बहुत अच्छा सिखाऊंगा, डोंट वरी, आप आराम से देखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलो नेक्स्ट लाइन, ए हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब बात कहां हो रही है? हु की। अब हु लिखा हुआ है ए के जस्ट बाद, मतलब जो भी बात होगी वो ए से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो पहली लाइन ए हु इज लेफ्ट ऑफ बी, ए हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। तो इसका मतलब तो आपको अब पता ही चल गया है, सेकेंड लेफ्ट का मतलब ये है, ठीक। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी इमीडिएट राइट ऑफ सी। राइट ऑफ सी, सी के जस्ट राइट पर है ए, ठीक है। अब बात ए की हो रही है, हु कहां पर है? ए के बाद, मतलब ए के बारे में ये सेकेंड लाइन जो लिखी गई है ना वो ए के बारे में लिखी गई है। अब कॉमा है यहां पर, ये बी के बारे में बात नहीं हो रही है। यही गलती होती है। हम क्या करते हैं, बी को क्या करते हैं? बी इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो हम लोग सी यहां लिख देते हैं। गलती क्या होती है हम लोगों से? ए यहां लिखते हैं, यहां सी लिख देते हैं, यहां बी लिख देते हैं और हमारे 5-6 सवाल गलत हो जाते हैं। तो आई होप डाउट आपका मैं बेसिक क्लियर करता जा रहा हूं। चल अब यहीं पर तीसरी लाइन लिखी है। अब तीसरी लाइन में क्या लिखी हुई है? ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकेंड राइट ऑफ सी। अब यहां पे देखो, अब बात एंड की हो रही है। अब बात हु, हुज और हुम नहीं है। ये दोनों रूल्स किसके लिए थे? हु, हुज, हुम के। हु, हुज, हुम जिसके बाद आता है उसी से रिलेशन वहां पे निकलता है, बट एंड का तरीका दूसरा है।
अब अगर एंड यहाँ पे आ रहा है तो एंड से बात हो रही है इसकी, ए की, इसका ध्यान रखेंगे बच्चों। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकेंड राइट ऑफ सी। मतलब देखो एंड किसके किसके, एंड दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे ए की बात हो रही है, ए सबसे बड़ा आदमी है, ए पावरफुल आदमी है, उसका रिलेशन बताया जा रहा है दो व्यक्तियों के बीच में जो दोनों कैसे हैं। ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकेंड राइट ऑफ सी। मतलब ए क्या है, बी के सेकेंड लेफ्ट पर है, ए जो है वो बी के सेकेंड लेफ्ट पर है, मतलब ये पहला लेफ्ट इसका, ये दूसरा लेफ्ट, और सेकेंड राइट ऑफ सी, मतलब ए ही सेकेंड राइट ऑफ सी पर है, सी यहां पर है तो ए यहां पर है। क्या इतना आपको क्लियर हुआ? सॉरी, एक बार सभी बच्चे बताएंगे। अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हो, बेसिक चीजें क्लियर हो गई हो, तो अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। इतने ही कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट इसमें थ्योरी नहीं पढ़ाई जा सकती है। इसमें आपको चीजें कैसे सिखाई जा सकती हैं? बाय द क्वेश्चंस। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि सोचते कैसे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में दिमाग कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन से अपना फिगर कैसे बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और आंसर देते वक्त क्या क्या ध्यान रखते हैं। मेरी बात पहले क्वेश्चन में हर बच्चा सुनेगा। आई नो मे बी देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु आर इंटेलिजेंट हु कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी आंसर, बट मुझे उन बच्चों का भी ध्यान देना है जो अभी सीख रहे हैं, जो लर्निंग फेज में है। ठीक है, तो वो बच्चे ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स KLMNO वर सिटिंग ऑन बेंच। अब जैसे ही बेंच की बात कही गई, बेंच आपको पता है बेंच ऐसी होती है एकदम सीधी, उस पर सब लोग बैठते हैं। इन ए सच वे दैट M वाज बिटवीन L एंड O। इस तरह ये बैठे हुए हैं कि M जो है वो L और O के बीच में बैठा हुआ है। M और M कहाँ है? L और O के बीच में। मतलब M कहाँ होगा भाई? अब इतनी बात ध्यान से सुनिएगा, M यहाँ होगा L और O के बीच में। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है? नहीं, एक दूसरा भी तो तरीका हो सकता है बेटा। आपको सारी पॉसिबिलिटी सोचनी है यहाँ पर। आप एकाएक अपने एक तरीके से राइट नहीं हो सकते हैं। देखो, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि O और L इस तरह से हो, तब भी तो M बीच में है, यहाँ पे भी M बीच में। ये चीज क्लियर? एक ही लाइन आपको दो अलग अलग जवाब दे रहे हैं, यही कंफ्यूजिंग होता है। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे N वाज एट द लेफ्ट ऑफ K। अब कह रहा है कि N जो है वो K के लेफ्ट पर है। आप अभी डिसाइड नहीं करेंगे कि N और K, मैं साइड में लिख रहा हूं कि मे बी N और K इधर आ सकते हैं, मे बी N और K इधर आ सकते हैं। ठीक है, N was at the left of K, there was vacant place at the left of O। अब देखिए यहां पे इसकी ये वाली बात समझिए, there was vacant place at the left of O, मतलब O के जस्ट बगल में खाली जगह है, या यहां पर कोई भी बंदा नहीं बैठा, ये एकदम खाली है, ये एकदम खाली है, कह दिया ना वैकेंट प्लेस है। और अब अगर ये वैकेंट प्लेस है तो N और K किधर होंगे? इधर ही कहीं होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हमारे पास देखो दो पॉसिबिलिटी थी, या तो N और K को एकदम इस साइड में अपने लेफ्ट साइड में बैठा दूं या फिर राइट साइड में बैठाऊं। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि O के बगल में जगह खाली है, उधर कोई नहीं बैठेगा, तो N और K किधर बैठेंगे? यहां बैठेंगे। N लेफ्ट टू द K है, बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसको ढंग से पढ़िए। हु वाज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, कौन M के सेकेंड राइट पर है? हु वाज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, ये पहला राइट है और ये दूसरा राइट है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? कहोगे भैया N होगा। क्या आपको सिटिंग अरेंजमेंट का पहला सवाल समझ में आया? क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं? मैं बता रहा हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरटेनिंग और वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बाद मेरे को लाइन ही नहीं आ रही। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि कभी कभी बहुत टाइम भी लगता है, तो अभी मैं जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मिक्स क्वेश्चन की, तो वहाँ पे तरीके बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि नहीं करना है, आपको सब कुछ करना है। देन
चलो, तो पहला सवाल उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको पहला सवाल समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको 45 सेकेंड दूंगा और इसका आंसर बता दीजिए मुझे। सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है? अब सभी बच्चे बताएंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। आई होप सभी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है? आज मैथमेटिक्स की क्लास नहीं हुई थी तो डोंट वरी, कल से स्टार्ट करेंगे एकदम प्रॉपर, ठीक है? और ये जो लैग हो रहा था ना, उसके लिए मैं अनदर लैपटॉप लेके आया हूँ ऑफिस से, ताकि ये जो लैगिंग की प्रॉब्लम आ रही थी ना, वीडियो रिकॉर्ड करके डालने के बाद भी लैगिंग आती थी, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, तो मैं आज लेके आया हूँ दूसरा लैपटॉप, ठीक है? आई एम ट्राइंग कि मैं आपको बेटर चीज़ प्रोवाइड करूँ, ठीक है, जिससे आपका कोई भी नुकसान ना हो। चलिए, तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एकदम। 5 प्लेन्स मतलब जहाज, ए बी पी क्यू एंड आर वर सैल्यूटिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे इन a such way that R was second left of Q। वो जो जहाज, वो इंडिपेंडेंस डे को नहीं होता है कि मोदी जी बैठे रहते हैं या जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो उधर क्या कहते हैं उसको, लाल किले पे नहीं, इंडिया गेट के सामने वो जगह जो राष्ट्रपति भवन वगैरह होता है ना, वहाँ पे बनाया जाता है, वहाँ लोग बैठते हैं, ये सारी चीज़ें जो झांकियाँ वगैरह निकलती हैं ना तो देखते हैं। तो उस समय हमारी जो इंडियन एयरफोर्स होती है वो बहुत सारी चीज़ें आसमान में भी करते हैं। हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं अपने इंडियन आर्मी का, और सभी बच्चों को इंडियन आर्मी का बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर गिविंग देयर लाइफ फॉर द नेशन। दे आर वी शुड रियली प्राउड ऑफ देम। ओके, तो थोड़ी सी बात थी। चलो, तो वो उस दिन होता है, सैल्यूट करते हैं साथ में, आप देखें ना तो एक साथ 5-5 निकलते हैं, 2-2 निकलते हैं। तो बताया जा रहा है आपसे कि ऑन इंडिपेंडेंस डे इन अ सच वे दैट आर वाज सेकंड लेफ्ट टू क्यू। आर जो था वो क्यू के सेकंड लेफ्ट पर था, मतलब ये सॉरी, ये तो मैं राइट बना दिया आर को। आर वाज सेकंड लेफ्ट टू द क्यू, मतलब यहाँ पे कोई बंदा रहा होगा, कोई और जहाज रहा होगा, आर यहाँ पे सेकंड लेफ्ट पे, ठीक है? और बट इमीडिएट राइट ऑफ ए, लेकिन आर जो है वो ए के एकदम इमीडिएट पर है। तो वही बात मैंने कही, एंड बट ऐसा कुछ भी आए ना तो बात किसकी हो रही है, आर की हो रही है। आर वॉज सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू बट इमीडिएट राइट ऑफ ए, मतलब आर जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ ए के एकदम जस्ट राइट पर। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, एकदम एकदम, उसके बीच में कोई नहीं आएगा। और देयर वॉज वन प्लेन बिटवीन बी एंड पी, बी और पी के बीच में एक प्लेन है। इसको अभी हम, मुझे कंफर्म चीज़ें नहीं पता है तो मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको अरेंज करके इसको डालूंगा इसमें, लेकिन अभी मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि और भी इंफॉर्मेशन मैं खोज रहा हूँ। बी वॉज नॉट एट एनी एंड ऑफ पी, बी जो है वो किसी एंड पर नहीं है। इट मीन्स देखो 1 2 3 4 5 प्लेस होगा, या तो एक इधर होगा या तो एक इधर होगा, ठीक है? या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, क्योंकि 5 ही जहाज है, 4 प्लेस तो हमने निकाल लिया है। तो अब कह रहा है कि बी और पी के बीच में 2 जहाज हैं, अरे एक जहाज है मेरे पास, वैकेंट प्लेस एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये चीज़ क्लियर है? बी और पी के बीच में एक जहाज है, तो अगर मैं बी और पी को यहाँ लिखता हूँ, आप समझो मेरी बात को, तो इसके बीच में 2 जहाज आ जाएंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो बी और पी के बीच में अगर एक जहाज आएगा तो बी को मैं यहाँ लिखूंगा और पी को यहाँ लिखूंगा। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, भैया बी को आप लास्ट में क्यों नहीं लिखे, बी और पी के बीच में तो एक ही जहाज है। लेकिन बेटा ये वाली लाइन पढ़ो, बी वॉज नॉट एट एनी एंड, बी किसी भी एंड पर नहीं है, मतलब किनारे पर भी नहीं है, तो बी यहाँ आएगा। तो ये है फाइनल अरेंजमेंट। सबको समझ में आया क्या फाइनल अरेंजमेंट मैंने कैसे बनाया? तो अब कह रहा है कि हु वॉज एट द लेफ्ट एंड, सबसे किनारे पर लेफ्ट पे कौन है, तो कहोगे भैया ए है। तो जिसका जिसका आंसर ए आ रहा था उसका बिल्कुल सही है। जिसको कंफ्यूजन है वो फिर से समझे इस वीडियो को, ठीक है? क्वेश्चन को पीछे करके चीजों को फिर से समझ सकता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए भी मैं आपको कितना सेकंड दूंगा, 45 सेकंड। जल्दी से लगाइए इसको भाई, लगाइए लगाइए भाई, 45 सेकंड आपके पास है। अच्छे से सोचिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा
और अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, ध्यान से चीज़ों को करिए। तो लगाया जाए भाई, सबने अटैम्प्ट कर लिया, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अटैम्प्ट कर लिया होगा। चलिए तो पढ़ते हैं भाई ध्यान से क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। 6 फ्रेंड्स A B C X Y Z, 6 दोस्त हैं, वर सिटिंग फेसिंग ईच अदर। अच्छा, A B C इस तरह के दोस्त हैं कि ये तीनों आपस में हैं, और X Y Z इस तरह के दोस्त हैं, ये तीनों आपस में हैं, एक दूसरे को सामने फेस करके बैठे हुए हैं। A B C वर फेसिंग साउथ। तो साउथ फेस का पहले मतलब आपको मैं बता दूं, आपने हम में से डायरेक्शन सेंस पढ़ लिया होगा, बट नए बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। मतलब जो नॉर्थ की तरफ फेस करेगा वो किधर बैठेगा, वो इधर बैठेगा, और जो साउथ की तरफ फेस करेगा वो किधर बैठेगा, वो इधर बैठेगा। डन है, सबको समझ में आया? तो कह रहा है कि भाई ए बी सी वर फेसिंग साउथ, मतलब ए बी सी इधर की फेस किए होंगे, ये तीनों इधर के फेस किए होंगे, ठीक है। और कह रहा है कि एक्स वाई जेड फेसिंग नॉर्थ, एक्स वाई जेड जो है तीनों बंदे वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हैं, इधर सामने की तरफ, और ये दोनों इधर साउथ की तरफ। अब क्या आप कर रहे हैं, आप पढ़ते हैं ए बी सी, हाँ ये डन हो गया। एक्स वॉज लेफ्ट ऑफ वाई बट इन फ्रंट ऑफ ए, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ध्यान से समझेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सीखते वक्त समय लिया जाता है और लगाते वक्त समय नहीं लिया जाता है, ठीक है, यही मंत्र होता है सीखने का। एक्स वाई के लेफ्ट में है, कह रहा है, डन। एक्स वॉज लेफ्ट ऑफ वाई बट इन फ्रंट ऑफ ए, मतलब एक्स जो है वो ए के फ्रंट में है, ठीक है, ये ए और एक्स दोनों आमने सामने हैं। फिर जेड वॉज नॉट एट द लेफ्ट एंड, मतलब जेड इधर नहीं आएगा, क्योंकि जेड लेफ्ट एंड पर नहीं होना चाहिए। अगर जेड लेफ्ट एंड पर नहीं होना चाहिए तो कहाँ होगा, राइट एंड पर होगा, पक्का है। और एंड नॉट फेसिंग सी, अगर जेड सी को नहीं फेस कर रहा होगा तो ए को फेस करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ए जो है वो एक्स को फेस कर रहा है, तो किसको फेस करेगा, कहोगे बी को फेस करेगा, तो सी कहाँ आएगा, बस यहीं पे तीन ही तो है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट होगा दोनों के, तीनों के बीच में। डन है, इतनी चीजें सबको क्लियर है क्या? पहला लाइन की मतलब पहली बात कि आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट क्लियर है क्या, होना चाहिए। फिर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु वर एट लेफ्ट एंड राइट पोजीशन रेस्पेक्टिवली, कौन अपने लेफ्ट और अपने राइट में है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब इधर की फेस की बात करोगे, इधर की फेस की, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब इधर के फेस की बात करोगे तो इधर ये सबसे लेफ्ट होगा, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, हम अगर इस तरह से कॉपी पे देखेंगे तो हमें सबसे लेफ्ट में क्या दिखेगा, ए दिखेगा, लेकिन बेटा ये लोग लेफ्ट में नहीं है, ए तो अपने राइट में होगा ना। आप इमेजिन करो, ये बंदा ऐसे बैठा होगा, ये बंदा ऐसे बैठा होगा, ठीक, ये बंदा ऐसे बैठा होगा, तो ये बंदा सबसे लेफ्ट में होगा ना, ये इसके लेफ्ट में होगा, ये इसके लेफ्ट में होगा, और ये इसके लेफ्ट में होगा, तो ये सबसे लेफ्ट में होगा। तो इधर की बात की जाए तो सबसे लेफ्ट में कौन सा है, बी है। और ये लोग किधर फेस किए हैं भाई, ये लोग तो देखो उस साइड फेस किए होंगे ना, इस साइड, ठीक है। फिगर में नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा कलाकार हूँ लेकिन कम हूँ, ठीक है। ये लोग फेस किस साइड किए होंगे, इधर पीछे बाल दिखेगा इन लोगों का, इधर से अगर हम लोग सामने से देखें, इधर से देखेंगे तो ये बाल दिखेगा, इन लोग का चेहरा दिखेगा। तो इन लोग, अगर हम मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट मोस्ट पे कौन होगा, ये होगा। तो अब आंसर देखते हैं, बी और वाई, बी तो लेफ्ट में है, ये ठीक है, वाई क्या राइट में है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गया। सी और एक्स, सी तो बीच में है, एक्स तो लेफ्ट में है, लेफ्ट और राइट नहीं। बी और जेड, हाँ बी लेफ्ट पे है, बी एकदम लेफ्ट पे है, और जेड एकदम राइट पे है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन टिक करते वक्त भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन से पहले मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। डन है, क्लियर है? चलो, अगर इतने क्वेश्चन क्लियर हैं तो आधे घंटे में आप मतलब सीख रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए भी मैं आपको कितना सेकंड दूंगा भाई, 45 to 50 सेकंड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। करिए, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। पिछले 3 क्वेश्चन से आई थिंक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा दिमाग लगेगा आपका। देखता हूँ कौन सा बच्चा बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाता है। इसके लिए मैं आपको 10-15 सेकंड और दे सकता हूँ, बट आई वांट करेक्ट आंसर, किसी बच्चे से तो करेक्ट आंसर निकले।
आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। चलो, आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। डन, क्लियर। चलो, तो जिसका आंसर आया ठीक है, जिसका नहीं आया बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनेगा, आप समझेगा। उषा, तुलसी, दिव्या, पूजा, रोहित, आकाश, अदिति वर फेसिंग नॉर्थ। ये सब नॉर्थ की तरफ फेस किए हैं। नॉर्थ की तरफ फेस करने का मतलब चेहरा इन लोगों का इस साइड है, ठीक। नॉर्थ की तरफ फेस करने का यही मतलब है, इससे हालांकि कोई मतलब नहीं है। रोहित वॉज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आकाश। रोहित पट्टा कहाँ है? रोहित वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आकाश, ये तो डन है। वाइल दिव्या वॉज नेबर ऑफ तुलसी एंड पूजा। अब आपको नेबर का मतलब समझा देता हूं। कभी भी पड़ोसी की बात होगी तो पड़ोसी जस्ट बगल वाला ही होता है बस, ठीक है। आपका पड़ोसी सिर्फ आपके घर के जस्ट बगल में जो है बस वही घर वाला आपका पड़ोसी होता है। आपके 2 घर बगल वाला आपका पड़ोसी नहीं कहलाता है। तो मतलब जस्ट बगल में ये कह रहा है कि दिव्या वॉज नेबर ऑफ तुलसी एंड पूजा। दिव्या जो है वो नेबर ऑफ तुलसी एंड पूजा। तुलसी और पूजा या तो आपके इस तरह से बगल बगल में होंगे, या तो पूजा इस बगल होगी और तुलसी इस बगल होगी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हो सकती है। द वन हु वाज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा वाज ऑन वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? द वन हु वाज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा वाज वन ऑफ एंड, मतलब पूजा के तीसरे द वन हु वाज थर्ड टू द लेफ्ट, तीसरे लेफ्ट पे जो बंदा है वो एकदम लास्ट होगा, ठीक है, एकदम एंड पे होगा। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ पूजा, दीप्ति और ये जो क्या है, पूजा, दिव्या और तुलसी। एक तो ये मेरी कंडीशन होगी कि पूजा, दिव्या, तुलसी इस तरह से रखे हो, और ये जो थर्ड पे आए ये पूजा से थर्ड लेफ्ट, पूजा से थर्ड लेफ्ट वाला बंदा एकदम लास्ट पे हो। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रोहित और ये जो आकाश है ये मतलब एकदम ऐसे ही हो, और तुलसी, पूजा नहीं, इस साइड नहीं, इस साइड रखेंगे तो फिर नहीं अरेंज हो पाएगा। वेट, अगर हम तुलसी, दिव्या और पूजा को यहाँ रख दें तो हमारे पास पूजा के लेफ्ट थर्ड लेफ्ट पे नंबर पे कोई आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम ऐसे नहीं रखेंगे इन लोगों को। इन लोगों को किधर रख सकते हैं? अब देखिए, आपको सभी संभावनाएं खोजनी पड़ती हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वैसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टी, डी से दिव्या, पी से पूजा। अब पूजा के थर्ड लेफ्ट में कोई बंदा होगा। अब यहाँ पे ये एक प्लेस खाली है, बाकी अरेंजमेंट प्रॉपर है। देखो, अदिति वॉज फोर्थ ऑफ द लेफ्ट ऑफ रोहित। अदिति जो है वो रोहित के फोर्थ लेफ्ट पे है। अब देखो, अगर ये वाली कंडीशन लेंगे तो यहाँ पे फोर्थ लेफ्ट कोई बंदा आएगा क्या? फोर्थ लेफ्ट पे आने का मतलब 1 2 3 4, इतने लोग तो लेफ्ट में आएंगे ही नहीं, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट डोंट वरी, ध्यान से समझो, मैं सारी पॉसिबिलिटी समझा रहा हूँ। तो 7 ही लोग हैं, तो यहाँ पे अभी अगर मैं इस कंडीशन को लूँ, रोहित के चौथे लेफ्ट पे देखूँ तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 3 2 5 1 6 3 9, बट अपने पास तो 7 ही बंदे हैं ना, तो ये वाली कंडीशन नहीं लेंगे हम। अगर यहाँ की बात करें तो ये रोहित है, रोहित के चौथे एंड पे, चौथे लेफ्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चौथे पे कौन है? अदिति। ये कंडीशन फुलफिल हमें दिख रही है। उसके बाद कह रहा है हु वेर द नेबर ऑफ तुलसी। अभी एक बंदा और बच रहा है, कौन बच रहा है? उषा बच रही है। तो उषा कहाँ पे आएगी? उषा यहाँ पे आएगी। इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो उषा यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, या यहाँ पे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप फिर से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और सारी चीजें मिला सकते हैं। रोहित वॉज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आकाश। आकाश के लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट पे रोहित है, बिल्कुल है। वाइल दिव्या वॉज नेबर ऑफ तुलसी एंड पूजा, दिव्या जो है वह तुलसी और पूजा की नेबर है, बिल्कुल सही है। द वन हु वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा वॉज ऑन द वन एंड, जो पूजा के थर्ड लेफ्ट पर है, पहला, दूसरा और तीसरा, वो किसी एंड पे है। वो कहाँ पर है? अदिति है यहाँ पर, ठीक है। जो भी बंदा है वो आपके किसी एक एंड पे होना चाहिए, लेफ्ट पे।
फिर उसके बाद कह रहा है कि द वन हो ना, अदिति वॉज द फोर्थ लेफ्ट टू द रोहित, रोहित के चौथे लेफ्ट पर अदिति होनी चाहिए, बिल्कुल है, 1 2 3 चौथे लेफ्ट पे। इसके बाद हु आर द नेबर ऑफ तुलसी, अब हम खोजेंगे कि भाई तुलसी यहाँ पे कहाँ है। तो आपको तुलसी कहाँ दिखेगी भाई, तो तुलसी कहाँ पर है, तुलसी यहाँ पर है भैया। अगर तुलसी यहाँ पे है तो इनके पड़ोसी कौन कौन होंगे भाई, एक तो अदिति होगी और एक दिव्या होगी, बस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। डन। बहुत सारे बच्चों को देखो नहीं समझ में आया होगा, आई नो, और पॉसिबल है क्योंकि आप पहली बार अगर सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट अपने कॉलेज में जब 4th ईयर में प्लेसमेंट होती थी ना, तो वहाँ पे हमारे टेस्ट होते थे, तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मैं करता था। क्योंकि ना मैं क्या करता हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट में ये जो अरेंजमेंट वाली चीज़ें दी रहती ना, तो सबसे पहले जब निकाल लेता हूँ ना, उसके बाद क्रॉस चेक करता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे अभी क्रॉस चेक किया ना, हमेशा आप भी क्रॉस चेक करेंगे। 15 सेकेंड ज़्यादा लग जाएगा क्रॉस चेक करने में, लेकिन आगे आने वाले 6 सवाल जो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे वो एक भी गलत नहीं होंगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये सवाल सभी बच्चों का क्लियर हुआ होगा, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। एक और सवाल करेंगे आज, फिर बाकी कल सवाल करेंगे, कल और प्रैक्टिस सेशन करेंगे और चीज़ें सीखेंगे। डन, क्लियर यहाँ तक। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखिए, या फिर अगर आपको यही क्वेश्चन फिर से सीखना है, वीडियो को पीछे करिए फिर से सीखिए। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए मैं आपको 60 सेकेंड देता हूं, फटाफट अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। तो फटाफट लगाइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छे से अटेम्प्ट करिए। एक बार 60 सेकेंड लीजिए और अटेम्प्ट करिए। ये मैं क्लास आपकी 6 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब वहाँ से आया तो पहले सोया हूँ, धूप थी बहुत ज़्यादा, बाइक से गया था। आपकी पॉलिनोमियल की लेक्चर तो रिकॉर्ड हो गई है, बस अब उसके नोट्स लिखने बाकी हैं, हैंड रिटन नोट्स। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने लिख के दिया था वो कैसा था, एक बार बताओ सभी लोग, सबने डाउनलोड किया? टेलीग्राम पे भी मिल गया होगा और उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहा होगा। ठीक है, अभी मैं 9th वालों के लिए भी सोच रहा हूँ, तो अभी देखता हूँ 9th के लिए भी कुछ करता हूँ यार, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। बिल्कुल मत घबराना, हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा, थोड़ा समय लग रहा है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई होप यू लाइक्ड। तो सभी बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, बढ़िया से लगाया जाए इस सवाल को, ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो, तो क्वेश्चन है भाई, 6 फ्रेंड्स, 6 दोस्त हैं, P Q R S T और U, वर प्लेइंग ए डम्ब। डम्ब क्या होता है, इर्द गिर्द बैठकर केंद्र, डम्प सिराज, कोई गेम होता होगा। अराउंड सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल है, ये है सर्कुलर टेबल हमारा। ठीक है, फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर का मतलब होता है, देखो फेसिंग द सेंटर का मतलब जो चेयर रहेगी ना, सब लोग इधर देखेंगे। जैसे अगर एक चेयर यहाँ है, एक चेयर यहाँ है, तो ये बंदा भी इधर देखेगा, सब लोग सेंटर की तरफ देखेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे फेसिंग सेंटर ना लिखा होता तो ये लोग किधर देखते हैं, इसके अपोजिट साइड में देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप क्लियर रखेंगे कि फेसिंग द सेंटर का मतलब होता है तो सब लोग किधर देखेगा, सेंटर की तरफ देखेगा। तो पहली चीज़ क्या लिखी हुई लाइन, P वॉज अपोजिट टू T, मतलब P और T आमने सामने है। P यहाँ अगर मेरा P है तो T यहाँ पर है। ठीक है, ये पहली लाइन है। हर लाइन का मतलब होता है, हर सेंटेंस का मतलब होता है, उससे समझेंगे। R वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, R जो है कहीं पर भी है वो Q के सेकेंड लेफ्ट पर है। ठीक है, अभी ये एग्जैक्ट हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको साइड में रखे हैं, ले जाएंगे इनको कुर्सी पे बैठाएंगे, बट अभी साइड में कि Q के लेफ्ट में कोई बंदा है। ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा है, उसके लेफ्ट में R होगा। आगे पढ़ते हैं, P वॉज बिटवीन S एंड U, P जो है वो S और U के बीच में, मतलब S और U यहाँ पर होंगे, या फिर U यहाँ पर होगा, S यहाँ पर होगा, कुछ भी हो सकता है। T वॉज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q कहीं पर भी होगा, T जो होगा वो लेफ्ट इमीडिएट पे होगा। हाँ, एक चीज़ और समझानी है, जब भी आप सर्कुलर चेयर वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो अपने माइंड में इमेजिनेशन करेंगे कि एक चेयर होगा, तो P का लेफ्ट किधर होगा, P का लेफ्ट इधर होगा, P का राइट किधर होगा, इधर होगा।
अगर एस की बात करूँ तो एस का लेफ्ट किधर होगा, ये होगा, एस का राइट किधर होगा, ये होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई बंदा बैठा होगा तो उसका राइट कौन सा होगा, ये होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा। आप इमेजिन करिए कि वो बंदा ऐसे बैठा होगा तो उसके लेफ्ट में कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको इमेजिनेशन करते हैं, कहते हैं। टी की बात करें तो टी के लेफ्ट में ये है, टी के राइट में ये है। अगर मैं कहूँ टी जो है वो कह रहा है कि क्यू के लेफ्ट में है, मतलब अगर क्यू यहाँ पे होगा तो क्यू के लेफ्ट में टी यहाँ पर आएगा, इमीडिएट लेफ्ट की बात हो रही है। तो टी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, यहाँ पर है, ठीक। इसके राइट में कोई होगा, तो ये होती है लेफ्ट और राइट की बात, क्लियर। उसके बाद क्या करा है, हाँ बस इतनी सी बात है, टी वॉज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक। उसके बाद ये जो हमने लाइन लिखी थी, आर जो है वो सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू है, तो क्यू के फर्स्ट लेफ्ट पर टी है, तो सेकंड लेफ्ट पर हम क्या रख देते हैं, आर। डन। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं, इसको मैं मिटा दूं अदरवाइज आप कंफ्यूज हो रहे होगे। वेट, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? आई होप मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। मेरा काम देखो यही है, रीजनिंग के क्वेश्चन कभी कभी इतने टफ भी आ सकते हैं, मेरे से भी नहीं लग सकते हैं, बट अगर आप सोचना सीख जाओगे, अटेम्प्ट करना सीख जाओगे तो आपसे सब कुछ लग सकता है, ठीक है। तो आर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एस यू कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु वॉज द सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकेंड राइट पर कौन सा होगा। अब मेरे को बताओ, पी अगर इस तरफ फेस किया है, अगर इस तरफ फेस किया है तो इसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो इसके सेकंड राइट पर कौन होगा, फर्स्ट राइट पर एस होगा, सेकंड राइट पर आर होगा। ये चीज क्या समझ में आई सबको, ठीक है। इसी तरह सर्कुलर पे क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि एस के अपोजिट में कौन है, तो आप क्यू जवाब दोगे। आपसे पूछ लिया जाएगा आर के अपोजिट में कौन है, तो आप कहोगे यू है, ठीक है। इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, इसलिए ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये जो फिगर बना रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से बनाना होता है, ताकि आगे आने वाले 6 क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ठीक है। डन। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा सिटिंग अरेंजमेंट के। बाकी 15-20 सवाल कल लगाएंगे ताकि और भी आपके डाउट क्लियर हो जाए, बढ़िया से सवाल को करेंगे। और आई होप आपको, अगर आप यहाँ तक भी चीज़ें समझ गए होंगे ना, तो आज आप कहीं से भी प्रैक्टिस करोगे, आपके पास जो भी किताब होगी आपसे सब सवाल लग जाएंगे। इसमें और कुछ थ्योरी है ही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, 6-7 क्वेश्चन आते हैं, विजुलाइजेशन करेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड किसका किधर आएगा, कौन कब कहाँ बैठा रहेगा, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जो जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी रहेगी उसका यूज करेंगे। और इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन में जितनी चीज़ें दी रहेंगी उतनी ही आपको रिक्वायर्ड होती हैं। अगर कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन आता है डाटा इनएडिक्वेट, अगर आपसे नहीं बनेगा और सच में लगेगा कि डाटा की कमी है, तब आप जाके उस पर आंसर क्लिक करेंगे, अदरवाइज पूरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे और पूरा मेहनत करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लास ये पसंद आई होगी। तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि सिटिंग अरेंजमेंट आपको कैसा लगा। और हाँ, मेरे को बताना कि वो जो मैं आपको बोर्ड वाले लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है। और क्या, और बढ़िया, सब लोग खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, और सैटरडे संडे का रिवीजन में यूज करो। बाकी मैं तो हूँ ही, और देता हूँ सबका रिप्लाई व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे, ठीक है। थोड़ा खाली तो अब हो ही गया हूँ, ठीक है। चलो, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं कल 4 बजे मैथ्स की क्लास में नए चैप्टर के साथ। लीनियर इक्वेशन एक नया चैप्टर कल शुरू होगा 4 बजे, तो सब लोग आइएगा, मिल के पढ़ेंगे। बाय बाय।